यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने कल भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में कहा था कि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ हमारे क्लियर होंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेल ही एक जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे कि सेल। देखिए, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि सेल जो है इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज़ हमने यहाँ ये पढ़ी है कि देखिए भाई, ये इट्स ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी पढ़ा है कि नहीं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके मायने कितने को पता है वो हमें नहीं। बहुत कम लोगों को इसके मायने पता है कि इसका मीनिंग क्या है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ लिखी गई है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज यही चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेल। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेल। नाउ देखिए, जब हम बात करते हैं सेल की, द स्टडी ऑफ द सेल, एंड इट्स कंपोनेंट्स, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज साइटोलॉजी। दिस इज नोन एज साइटोलॉजी। लेकिन ये साइटोलॉजी जो है, बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे सेल के ऊपर स्टडीज़ चलती गई, सेल के ऊपर और ज़्यादा डिस्कवरीज हुई, सेल के कंपोनेंट्स को समझा गया, इसको एक ब्रॉडर टर्म दी गई। और वो ब्रॉडर टर्म क्या थी? वो दी गई सेल बायोलॉजी। इट्स ए ब्रॉडर टर्म। इसको हम साइटोलॉजी से है साइटोलॉजी, लेकिन सेल बायोलॉजी में हम सेल के कुछ कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ हमने कहा कि हमने क्या पढ़ा? स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, या स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? देखिए, सेल बायोलॉजी किसके साथ डील करती है? इट डील्स विद नंबर 1 स्ट्रक्चर, इट डील्स विद function, it deals with reproduction, it deals with genetics, it deals with evolution, it deals with physiology, ऑफ सेल। तो यहाँ देखिए कितना ब्रॉडर रेंज आ गई। डिटेल में अगर सेल को स्टडी करना हो, मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूँगा, अगर हमने सेल का अच्छी तरह से स्टडी करना है, उसका ईच एंड एवरी कंपोनेंट, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी टर्म, उस स्ट्रक्चर, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। लेकिन जब हम साइटोलॉजी की बात करते हैं तो साइटोलॉजी में हम कहते हैं इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। लेकिन क्या उसमें हम ये बात करते हैं? इसीलिए सेल बायोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट टर्म हो जाती है। अब जब हम साइटोलॉजी की या सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी और फादर ऑफ साइटोलॉजी इज़, चलिए हम इसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, दीज माइनर डिटेल्स यू शुड नो। माइनर डिटेल्स है, लेकिन एग्जाम में इसका रोल बड़ा ज़्यादा है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, इट इज़ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। और अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी की बात करें, मॉडर्न सेल बायोलॉजी, इट इज स्वेंसन।
इट इज स्वेंसन। तो ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है भाई। क्लियर है यहां तक? एवरीबॉडी क्लियर? नाउ अनदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट की बात क्या करेंगे कि दो तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा आइडिया अगर आपसे मिल जाए तो दो तरह के मेन इंडिविजुअल्स होते हैं, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। क्लियर? अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम ये भी जानते हैं इसको ए सेलुलर भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है क्योंकि एक ही सेल सारे फंक्शन करता है। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर की बात की जाए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? वो बहुत सारे सेल्स का बना है, वो टिश्यूज़ का भी बन सकता है। अब जब हम बात मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि उसकी लाइफ किससे स्टार्ट होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? इट स्टार्ट्स विद ए सिंगल सेल। इट स्टार्ट्स विद ए सिंगल सेल। और अगर इट स्टार्ट्स विद ए सिंगल सेल, इट मीन्स कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल या जाइगोड जो है वो लाइफ ओरिजिन करता है। हम मान के चलते हैं ये चीज़। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं लास्ट टाइम भी आपको कह रहा था कि देयर इज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑन ईच सेल। हर एक सेल के ऊपर क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, note down this point, in multicellular organisms cells prevent totipotency. This is very important objective. In multicellular organisms, not unicellular, multicellular organisms, the cells which are present in the body, they prevent totipotency. अब टोटिपोटेंसी क्या है? चलिए हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, इस टोटिपोटेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना दे, एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल है, इफ इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग होल इंडिविजुअल फ्रॉम ए सिंगल सेल, दैट इज टोटिपोटेंसी। लास्ट टाइम भी हमने लेक्चर में कहा था, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बनता है कि नहीं? तो वहाँ क्या है? वो टोटिपोटेंसी है। एक प्लांट सेल जो है एक नए प्लांट को जनरेट कर देता है, डेट इज टोटिपोटेंसी। लेकिन हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टोटिपोटेंसी नहीं होती। अगर होती भी है तो वो किस में होती है? जर्म सेल्स में होती है, जो कि इंडिविजुअल को बना सकते हैं। लेकिन वहाँ भी क्या चाहिए? या तो वो सिंगल सेल से बनेगी या वो जाइगोड से बनेगी। जाइगोड अगर होगा मेल फीमेल का, तो तब वो वहाँ क्या होगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये समझने की बात है। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टोटिपोटेंसी नहीं होती। दूसरी चीज़, अब ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने कल भी कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था, देयर इज़, ऐसा क्यों होता है? रीज़न इसका क्या है? मैं यहाँ एक रीज़न लिख देता हूँ। रीज़न क्या है? एक्टिवेशन एंड suppression of certain genes. Very important point. Activation and suppression of certain genes. हमारे हर एक सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो सेम है, लेकिन होता क्या है कि कईयों में जीन्स, कुछ जीन्स एक्टिव होती हैं, कुछ जीन्स रिप्रेस रहती हैं। उसी तरह का दूसरा कोई सेल होगा किसी और पार्ट में, वहाँ हो सकता है जो पहले वाले सेल में सुप्रेस्ड जीन थी वहाँ वो एक्टिव हो। तो क्या हो गया? जेनेटिक मेकअप तो सेम है, लेकिन एक्टिवेशन एंड सुप्रेशन क्या है? डिफरेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है? टोटिपोटेंसी नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है? हमारे सारे सेल्स रिप्रोड्यूस जर्म सेल्स की तरह बिहेव नहीं करते, एक पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स हमारे अलग होते हैं और बॉडी सेल्स, जिनको सोमेटिक सेल्स कहते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ एक वर्ड लिखा गया, एक लाइन लिखी गई है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल प्रिवेंट टोटिपोटेंसी। नाउ क्लियर? टोटिपोटेंसी क्या है? नोट डाउन दिस डेफिनेशन, नोट डाउन दिस डेफिनेशन।
formation of whole individual from a single cell is known as totipotency. Formation of whole individual from a single cell is known as totipotency. Clear? नाउ अब बात करते हैं, ये तो चलिए इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत चल रही है सेल बायोलॉजी में, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो है कि अब इसकी डिस्कवरी ऑफ द सेल। हम सभी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि डिस्कवरी ऑफ द सेल किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप लेकर। चलिए हम अब डिस्कवरी ऑफ द सेल के पार्ट को चले जाते हैं। देखिए, रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार, बेसिकली वो एक फिजिक्स साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, तो वो फिजिक्स का स्कॉलर होने के साथ साथ उसने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप बना दी, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई। और जब उसने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई तो उसके नीचे उसने क्या किया, थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क ली। कॉर्क क्या हुई? द आउटर बार्क, डेड सेल्स। जब उसने ली, उसने क्या देखा, उसको कुछ इस तरह के पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स जैसे दिखाई दिए। देखिए, इस तरह के पॉलीगोनल कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। आप देख रहे हैं, मैं डायग्राम में विजिबल है, सबको दिखाई दे रहा है। जब उसने ये कंपार्टमेंट्स देखे तो उसने इन कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया? उसने कहा ये बिल्कुल हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दे रहे, विजिबल टू हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स। और उसने इसको क्या कहा? दीज आर नोन एज सेलुले। उसने इसको सेल नाम नहीं दिया, उसने इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा? दीज आर सेलुले। और उसने इस चीज़ का जिक्र कहाँ किया है? इन हिज बुक। उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है माइक्रोग्राफिया, उस किताब में उसने उसका जिक्र किया था। उसने कहा कि ये क्या है, ये जो मैंने फाइंडिंग्स है, ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, ये क्या है? ये सेलुले हैं। कहाँ दिखाई दिए उसे? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड, हम सिंपल लिख देते हैं, डिस्कवर्ड सेल इन थिन slices of cork. क्लियर? यानी डिस्कवरी ऑफ द सेल तो हमें क्लियर हो गई। किसने ढूंढा? रॉबर्ट हुक ने। उसने कहा अब हुआ क्या? अब उसने कितनी बड़ी डिस्कवरी कर दी कि देखिए, सेल होता है बेसिक यूनिट, ये कंपार्टमेंट्स है। लेकिन बाद में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सेक्लिडन एंड सेक्वान। एक बॉटनिस्ट था, एक जोलॉजिस्ट था। सेक्लिडन वॉज ए बॉटनिस्ट एंड सेक्वान वॉज ए जोलॉजिस्ट। इन दोनों ने ऑलमोस्ट सेम ही कहा। इन दोनों ने क्या कहा? सेक्लिडन क्योंकि बॉटनिस्ट था, इसलिए कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सिंपल सी फंडा। क्लियर? ये सेक्वान जो था, इसलिए कहा ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दे दी। दोनों ने मिलकर क्या कहा? उसने कहा चलो यार पार्टनरशिप कर लेते हैं, लेट अस हैव ए पार्टनरशिप, विल गिव ए जॉइंट स्टेटमेंट। हम एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पार्टनरशिप कर ली, फ़ायदा था ना, पार्टनरशिप में फ़ायदा था। उन्हें दोनों ने, इसने कहा कि भाई सारे प्लांट्स जो है सेल के बने हैं, इसने कहा सारे एनिमल्स बने हैं। उसने कहा हम दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं यार, हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं, all living organisms are made up of cells. All living organisms are made up of cells. अब यहाँ क्या था? सोचने, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली सोचना। आज सपोज हमें सेल के बारे में काफ़ी नॉलेज है,
अपने आप को तो हम समझते हैं, हमें सेल की बड़ी नॉलेज है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है, उन्होंने कहा मान लीजिए उस समय का दौर था, हम उस समय के दौर में बैठे हैं और हमने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेन पॉइंट्स उन्होंने क्या दिए, उन्होंने कुछ मेन पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। वो मेन पॉइंट्स क्या थे, चलिए हम मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी लिखते हैं। नाउ मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी, these are number 1, all living organisms are made up of cells with or without cell wall। देखिए पहला पॉइंट उन्होंने ये दे दिया, विद और विदाउट सेल वॉल, यानी यहां ये क्लियर हो गया कि अभी क्योंकि सेल की डिस्कवरी थी, ये तो पता नहीं था कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, उन्होंने कहा विद और विदाउट सेल वॉल होता है, ऐसा होता है भाई। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स आर केमिकली एंड मेटाबॉलिकली सिमिलर एक्टिव। ऑल सेल्स आर केमिकली एंड मेटाबॉलिकली सिमिलर, यानी इनका केमिकल कंपोजिशन सेम होती है और फंक्शन भी सेम होता है, ये भी कह दिया। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि देखिए जितने भी सेल्स हैं इनके पास दे हैव प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंपोनेंट है, विद और विदाउट सेल वॉल, विद और विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म हमें पता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, ठीक है। चौथा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का क्या मतलब है, देखिए इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मीनिंग हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं किसके कारण होते हैं। मुझे ये सिंपल सा क्वेश्चन दीजिए, सिंपल सा आंसर दीजिए कि अगर हमारी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो किसकी वजह से होते हैं, किनकी वजह से होते हैं, किनकी एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, सेल्स की वजह से। यानी अगर सेल फंक्शन कर रहा है एज ए होल तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है। और अगर सेल फंक्शन करना बंद कर दे, सेल फंक्शन करना बंद कर दे तो हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन बंद हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे फंक्शंस हैं, बॉडी के फंक्शंस हैं, दैट फंक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल फंक्शंस। अगर सेल फंक्शन करता है एज ए होल हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अंडरस्टूड। तो इसी वजह से इसको सेल को क्या कहा गया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको क्या कहा गया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी आर द रिजल्ट ऑफ द फंक्शंस और द एक्टिविटीज टेकन बाय द सेल्स। जो भी सेल्स फंक्शन करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है, जैसे डाइजेशन का फंक्शन, खाना हम डाइजेस्ट करते हैं तो एक एक सेल जो है वो काम करता है, अपना फंक्शन करेगा, तो वो उससे क्या होता है, बेसिकली हमारे एज ए होल बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट होती है।
तो अगर हमारा पेट ना हो, बीच में से पेट निकाल दो, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आएगा? वहाँ एक सेल्स पड़े होते हैं, पैराइटल सेल्स, वो कहाँ से फंक्शन करेंगे? ऑक्जेंटिक सेल्स पेट के अंदर कहाँ से फंक्शन करेंगे? HCl कहाँ से आएगा? गैस्ट्रिक जूस कैसे बनेगा? एंजाइम्स, पेप्टिक सेल्स, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, कहाँ से आएंगे? यानी सेल फंक्शन करेगा तो डाइजेशन होगी, सेल फंक्शन नहीं करेगा तो डाइजेशन नहीं होगी। इसका मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ये। अगर ये ना हो तब कुछ नहीं होगा। क्लियर है ये 4 पॉइंट्स? तो ये ज़रूरी नहीं है हम 6-7 भी लिख सकते हैं, बड़े सारे पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन इनको आपने याद रखना है, इनको आपने याद रखना। और एक 5वां पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो यहाँ कहा गया वो एक साइंटिस्ट के कारण हुआ। उन्होंने क्यों इंक्लूड किया? उन्होंने कहा न्यू सेल्स गिव राइज टू और न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम, सॉरी, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग cells through division। देखिए ये भी एक पॉइंट हम इस पर लिख सकते हैं कि नए सेल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं? जो पहले से सेल्स पड़े हैं उनके डिवीजन के थ्रू। नेचुरली पुराने सेल्स डिवाइड करेंगे तभी तो नए बनेंगे। तो ये भी इस सेल थ्योरी में कहा गया। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है भाई, यहाँ पे अगर इन 5 पॉइंट्स को आप देखो तो यहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है। वो क्लियर क्या हो रही है? सेल ज़रूर इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सेल बनता कैसे है, सेल आया कहाँ से, हाउ द सेल ओरिजिनेटेड, ये किसी को नहीं पता था। सेल ओरिजिनेट कैसे करता है? कह तो दिया, उसे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क काटी, सेक्लिडिनो और सेक्वान ने भी उसका सहारा लिया, दोनों ने आपस में पार्टनरशिप की, थ्योरी दे डाली। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट को देखिए कहीं ना कहीं तो कमी रह जाती है। कमी रहेगी तभी तो हम आगे करेंगे, है ना। हम में जो कमी है, हम अपने आगे जो हमारी जनरेशन चल रही है, हमारे बच्चे हैं, हम ये तो नहीं कहते कि भाई वो भी वैसा करें जो गलतियां हमने की हैं, हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम में कमी रह जाती है। हम नहीं चाहते कि आगे हमारे स्टूडेंट्स में कमी रहे, है ना। हम भी आपको पढ़ाने से ये चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो यहाँ एक देखने की बात है कि इन्होंने ये तो कह दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सेल ओरिजिन कहाँ से हुआ भाई। देखो कहीं भी उन्होंने लिखा है सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कुछ नहीं पता था। इसका आइडिया किसने दिया? इसका आइडिया उसने दिया जिसने ये 5वीं लाइन का कॉन्सेप्ट दिया। और वो कौन था? नोट डाउन दिस नेम। वो किसने कहा? रुडोल्फ वर्चो। देखिए रुडोल्फ वर्चो ने कहा, एक स्टेटमेंट आती है आपके एग्ज़ाम में भी और नीट में भी और आपके एकेडमिक 11th के एग्ज़ाम में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, एक स्टेटमेंट ये है लिखी हुई। और ये बड़ी बार पूछा जाता है, हु गेव द स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला ई सेलुला? It was given by Rudolf Virchow. And what is the meaning of this statement? This 5th point. उसने ये कारण दे दिया कि नए सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। उसने कहा न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स थ्रू डिवीजन प्रोसेस। कैसे ओरिजिनेट होते हैं भाई? इट इज थ्रू डिवीजन प्रोसेस। क्लियर? क्लियर? नाउ अनदर, एक बड़ी ही छोटी सी चीज़ जो एग्ज़ाम में एक और पूछी जाती है, हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म? देखिए प्रोटोप्लाज्म की बात हुई यहाँ कहीं, यस हियर। हु गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म? नोट डाउन, इट वॉज गिवन बाय परकिंजे। परकिंजे gave the term protoplasm.
उसने प्रोटोप्लाज्म, उसने कहा था प्रोटोप्लाज्म है। और ये किसने कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ, इट्स ए लिविंग थिंग। ये किसने कहा? इसके बिना लाइफ अधूरी है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? मैं सिंपल सी बात कहूं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो प्रोटोप्लाज्म है। उसने कहा इट्स अ लिविंग थिंग। किसने कहा? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इट वाज गिवन बाय हक्सले। चलिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दिस स्टेटमेंट was given by Huxley. This statement was given by Huxley. लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। इस थ्योरी में कुछ कमियां थी, इस थ्योरी में कुछ कमियां थी। और वो कमियां क्या थी कि देखिए, इसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारी चीज़ आ जाती हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ऐसा तो इसने कुछ नहीं कहा। इसने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसी कोई चीज़ तो कहीं नहीं गई कि भाई वायरसेस कोई एक्सेप्शन, कुछ नहीं। या उसने ये भी नहीं कहा कि ओरिजिन ऑफ सेल्स कैसे हुआ, ये भी थ्योरी नहीं थी। अब ये हुआ क्या कि ये जो थ्योरी दी गई थी, दो साइंटिस्ट ने दी थी, सेक्लेडिन एंड सेक्वान। उसमें जो सेक्वान था ना, वो थोड़ा सा चालाक निकला या उस वक्त ज़्यादा समझदार निकला। उसने इस थ्योरी को थोड़ा सा और स्टडी किया। उसने कहा कि गड़बड़ क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न, इस पर क्रिटिसिज्म क्यों हुआ। उसने और थोड़ी सी सेल की स्टडी शुरू की। जब उसने सेल की स्टडी शुरू की तो उसने देखा कि सेल के बीच में तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं। देखो, अब इनको नहीं पता था कि सेल के बीच में ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। उसने कहा सेल के बीच में तो ऑर्गेनेलीज भी तो हैं। अरे यार, ये तो सेल बड़ी शानदार चीज़ निकला, इसके बीच में तो बड़े सारे कंपोनेंट्स हैं, वो तो हमें पता ही नहीं था। और सेक्वान ने क्या किया, इन चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया। सेक्वान ने क्या किया, इन सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। जब उसने स्टडी करना शुरू कर दिया तो उसने एक नतीजा निकाला कि इसके बीच में भी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, और ये ऑर्गेनेलीज इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो, अगर आप सेल है, सेल के बीच में से ऑर्गेनेलीज को अलग रख दो, सेल को अलग रख दो, उसके बीच में साइटोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियस जो है, वो रख दो अलग, बाकी ऑर्गेनेलीज को बाहर निकाल दो। क्या वो इंडिपेंडेंटली रह सकेगा? न्यूक्लियस अकेला रह सकता है? सेल के बाहर निकाल दो न्यूक्लियस, रह सकेगा? नहीं। इसका मतलब सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है और उसका जो साइटोप्लाज्म है, वो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ मटेरियल है। सेल इंडिपेंडेंटली रह सकता है। देखो, सेल इंडिपेंडेंटली रह सकता है, लेकिन सेल के कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली कभी नहीं रह सकते। उसने एक और चीज़ नोट की सेक्वान ने। उसने कहा देखिए, सेल को सिर्फ ये मत समझिए कि इट इज़ ए, लेट मी राइट हियर। देखो, उसने ये कहा कि देखो, आप सेल को ये मत समझिए कि इट इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ कही उसने। समझने की बात है, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई के उसी लाइन के बीच में हर साल हम पढ़ते हैं, हर साल हम वही किताब पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ पढ़ते हैं और हर साल नया कुछ निकल जाता है। तो देखिए, सेल के बीच में सेक्वान ने जब ये देखा कि ये सिर्फ स्टोर हाउस नहीं है, इसमें सिर्फ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जीन्स नहीं है कि सिर्फ जीन्स पड़ी हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। उसने कहा इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ इट्स एक्सप्रेशन, ऑल्सो
ए व्हीकल ऑफ इट्स एक्सप्रेशन, है ना। जीन्स एक्सप्रेस करती है करेक्टर, होता है ऐसा। तो उसने कहा वो करेक्टर एक्सप्रेस भी होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो करेक्टर सिर्फ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो एक्सप्रेस भी होते हैं। इट्स अ व्हीकल ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो। सेल उन करेक्टर्स को लेकर जाता है दूसरे की बॉडी में, जैसे हमारे करेक्टर्स कुछ अपने माँ बाप से मिलते हैं, हमारे बच्चों में उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो व्हाट इज दैट? सेल ने ही ट्रांसफ़र किया है, जाइगोट ने ही ट्रांसफ़र किया है एम्फीबिक्सिस के वक्त। और उसने जब ट्रांसफ़र किया है तो ट्रांसफ़र क्यों किया है? स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन तो हुई, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन एक्सप्रेशन भी है। अंडरस्टूड? तो सेक्वान ने एक थ्योरी दे दी, उसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। और सेल थ्योरी को मॉडिफाई करके क्या दिया? सेक्वान मॉडिफाइड सेल थ्योरी इनटू सेल प्रिंसिपल। देखिए एक नया प्रिंसिपल दिया गया, सेल प्रिंसिपल इसको कहा गया, और मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया, और सेल डॉक्ट्रिन भी कहा गया। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो जो क्रिटिसिज्म सेल थ्योरी में हुआ वो सेक्वान ने क्या किया? पूरा किया। उसने कहा देखिए सेल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल ही है, उसके बीच में कंपोनेंट्स भी हैं और वो फंक्शन भी करते हैं, और उनके पास स्टोरेज इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक्सप्रेशन भी करती हैं। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स थे, अब इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, देयर आर मेनी पॉइंट्स। अंडरस्टूड? 10 to 15 पॉइंट्स, जिसको हम कल अब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सेल डॉक्ट्रिन। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है आपका, सेल थ्योरी एंड सेल डॉक्ट्रिन। तो इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। चलो ठीक है।